डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारे सबसे पहले यूनिट द डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के सबसे पहले चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड को स्टार्ट करने वाले हैं। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले सभी मेडिकल स्टूडेंट्स को कांग्रेचुलेशन कहना चाहती हूँ कि उन्होंने इस बायोलॉजी सब्जेक्ट को ऑप्ट किया है। आपके कुछ फ्यूचर प्लान्स होंगे, उन सब के लिए आपको मेरी तरफ से बहुत सारी विशेस हैं और आपका विल पावर, आपका जो पैशन है आपके इस सब्जेक्ट के लिए, जो आपकी डिटर्मिनेशन रहेगी, आपका हार्ड वर्क रहेगा, सिर्फ यही आपके सामने आने वाली कोई भी डिफिकल्टी उसको दूर कर सकता है। तो अगेन आई विश ऑल द बेस्ट for your future, and now we are going to start the very first chapter of our biology book. So ये तो आपको मालूम होगा कि बायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम लिविंग मैटर की बात करते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। द बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, बट इफ यू आर आस्क्ड, आपसे पूछा जाए कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसे कहा जाता है, तो आप कुछ प्रॉपर्टीज को अक्सर मेंशन करते हैं। आपको होगा कि वो ग्रो कर सकते हैं, वो मूव करते हैं, लोकोमोशन शो करते हैं, या उन्हें न्यूट्रिशन चाहिए होता है, रेस्पायर करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। देयर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज दैट यू मेंशन व्हाइल you are asked to write down the properties of living world. ओके, लेकिन आज इस चैप्टर में आपसे ये बात होगी कि जिन प्रॉपर्टीज को अक्सर हम एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ही अप्लाई करते आए हैं, जिन प्रॉपर्टीज को, क्या वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफाइनिंग या एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज हैं? क्या वो प्रॉपर्टीज सिर्फ लिविंग वर्ल्ड में फिट होती हैं, या कि वो नॉन लिविंग मैटर के लिए भी फिट हो सकती हैं? तो यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टीज होंगी उनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी इज द डिफाइनिंग और द एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी, सेकंड कैटेगरी इज नॉन डिफाइनिंग और द एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे हम उन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे जो या तो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर फिट होती हैं, या फिर वो प्रॉपर्टीज जो लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों ही तरह के मैटर के लिए हम अप्लाई करते हैं। डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज और एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज व्हिच आर एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज व्हिच आर ओनली गोइंग टू फिट इन द लिविंग वर्ल्ड। अगर वो प्रॉपर्टी आपके सामने है तो आप कह सकते हो कि ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ही बनी है या अप्लाई होती है। लेकिन कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टीज हैं जो लिविंग मैटर के लिए भी फिट होती हैं और नॉन लिविंग के लिए भी फिट होती हैं। सो यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉपर्टीज को लिखा है, जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। और इन प्रॉपर्टीज को हमने ब्रीफली डिस्क्राइब करना है कि इनमें से, इन सभी में से कौन सी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है और कौन सी प्रॉपर्टी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द ग्रोथ। अब ग्रोथ किसे कहते हैं? ये आपको मालूम है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रो करेंगे, उनका साइज बढ़ता है, दे ग्रो इन देयर साइज, उनकी लेंथ बढ़ती है, लेंथ और द नंबर ऑफ सेल्स, यू कैन से, यहाँ पे हम कह सकते हैं नंबर ऑफ सेल एंड मास। मास को आप यहाँ पे वेट से कह सकते हो कि इनका बायोमास बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, सेल्स का नंबर बढ़ता है, तो सेल के नंबर बढ़ने से या तो आपको उसकी लेंथ बढ़ती दिखाई देगी या उसका डायमीटर, बर्थ बढ़ती दिखाई देती है। तो दिस इज द ग्रोथ। ये हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक प्रॉपर्टी को, हम इसको एक प्रॉपर्टी मान सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रो करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज कर रही हूँ, इररिवर्सिबल। इररिवर्सिबल, इंक्रीज इन साइज और नंबर ऑफ सेल्स और द मास ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म और टिश्यू और एनीथिंग दैट यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो यहाँ इरिवर्सिबल का मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म
वापस अपना रिवर्स स्टेट में ना जा सके। यानी कि जैसे एग्जांपल देते हैं, अगर किसी की हाइट बड़ी है और वो हाइट, जब उसकी हाइट बढ़ने के बाद क्या हम उसे रिवर्स कर सकते हैं? क्या वो दोबारा से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब ये एक इरिवर्सिबल इंक्रीज हुआ, उसकी लेंथ जो बढ़ी है वो इरिवर्सिबल चेंज आया। क्लियर है? तो इट शुड बी इरिवर्सिबल। अब जो ये प्रॉपर्टी है ग्रोथ वाली, ये चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, दोनों के केस में अप्लाई होता है। यूनिसेलुलर किसे कहते हो? यूनिसेलुलर आर द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर आर द ऑर्गेनिज्म हैविंग ए नंबर ऑफ सेल्स। तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं यूनिसेलुलर के केस में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एग्जांपल सपोज हम यहाँ पे लेते हैं अमीबा। ओके, अब अमीबा को हम सिर्फ माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। जब आप अमीबा या कोई बैक्टीरिया है या कोई और इसी के जैसा ऑर्गेनिज्म आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो आप देखोगे कि जब अमीबा के आसपास न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो दे इंक्रीज इन देयर साइज। सबसे पहले तो इनका साइज बढ़ता है, एक लेवल तक बढ़ता है, उसके बाद ये डिवाइड कर जाते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं। ओके, यहाँ से ये अमीबा दो अमीबा के अंदर बढ़ गया है। अब ये वाले दोनों जो इसके डॉटर अमीबा सेल हैं, अगेन दे विल इंक्रीज देयर साइज एंड अगेन दे आर गोइंग टू डिवाइड। तो ये प्रोसेस ऐसे चलती रहती है। यहाँ पे आप देखिएगा कि ये अमीबा अपना साइज बढ़ा रहा है बाय एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स, दैट मीन इट इज ग्रोइंग। ये ग्रोथ शो कर रहा है, यूनिसेलुलर है लेकिन ये ग्रो कर रहा है। इसके साथ साथ जैसे जैसे टाइम जाएगा तो वैसे ही इसका नंबर, इसके जो इट इज नॉट ओनली showing the increase in its size but also it is showing increase in its number। तो दो तरीके से यहाँ पर ग्रोथ हो रही है, साइज भी बढ़ रहा है, साथ में सेल्स का नंबर भी बढ़ रहा है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में हम बात कर सकते हैं कि उनकी ग्रोथ नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने से भी होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, हम अपनी बात कर सकते हैं, हम किसी प्लांट की बात कर सकते हैं। तो हमने सबको देखा है कि हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा वेट बढ़ता है, हमारा जो है किसी भी ऑर्गन का साइज बढ़ता है टाइम के साथ। तो दिस इज ऑल्सो ए ग्रोथ। लेकिन बात यह है कि क्या ग्रोथ को आप एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानेंगे कि क्या ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही अप्लाई होती है या ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, दैट इज ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो नॉन लिविंग मैटर की बात करें तो उसमें हम बात करें जैसे सैंड माउंट्स, या इसके साथ साथ फॉर एग्जांपल दे सकते हो जैसे माउंटेन्स। ओके, सैंड माउंट्स आपने डेजर्ट में देखे होंगे, इस तरीके के रेत के जो टीले होते हैं। तो जैसे ही बहुत तेज विंड अपने साथ सॉइल पार्टिकल्स या सैंड पार्टिकल्स लेके आती है तो वो पहले से ही जो माउंट बना हुआ है, जो टीला बना हुआ है, इसके ऊपर सैंड डिपॉजिट कर देती है। और सैंड डिपॉजिट होने से क्या हुआ कि जो माउंट का जो साइज कितना था पहले, यहाँ तक हम इसको मेजर कर रहे थे, अब इसका साइज यहाँ पर बढ़ गया है। इसका मतलब ये ग्रोथ शो कर रहा है, इट इज इंक्रीजिंग इट्स साइज। ओके, इसी तरीके से माउंटेन्स की बात करें, माउंटेन्स में आप सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जांपल दे सकते हो। सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर भी ऐसा ही होता है कि जो पहले से रॉक बनी है उसके ऊपर भी नया मटेरियल जब टाइम के साथ साथ डिपॉजिट होता जाता है तो इसका साइज भी बढ़ता जाता है। दैट मीन sand mounts, mountains, they do grow, they show growth. Okay, एक और एग्जांपल ले सकते हो आप, like we have a wooden block, हमारे पास एक ब्लॉक है वुड का, और this wooden block, for example, we are going to place in water. आपके पास एक कंटेनर है, आपने इस वुडन ब्लॉक को यहाँ पर इसके अंदर पानी के अंदर रख दिया है।
करने के बाद ये वुडन ब्लॉक क्या होगा, ये स्वेल कर जाता है, फूल जाता है और उसका साइज बढ़ जाता है। क्या आप इसे ग्रोथ कह सकते हो? यस, द साइज इज इंक्रीजिंग, ग्रोथ कह सकते हो। तो अगर ये एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं सैंड माउंट्स के, माउंटेन्स के, दिस वुडन ब्लॉक का एग्जांपल अगर आप कोट करते हो, तो क्या आप ग्रोथ को एक एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी मानेंगे कि क्या आप ये कहेंगे कि ग्रोथ सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही करते हैं? तो आप कहोगे नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। एक और डिफरेंस होता है लिविंग और नॉन लिविंग की ग्रोथ में। लिविंग का जो ग्रोथ होता है वो जैसे सपोज इनकी एक सेल दिखाई, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे ग्रो, जैसे ये सेल का साइज बढ़ रहा है, इस सेल का साइज इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इसके अंदर इंटरनल ग्रोथ हो रही है। इंटरनली इट इज एडिंग मोर मटेरियल, मोर बायोमास। लेकिन जैसे सैंड की उनके अंदर बात की थी, सैंड माउंट्स के बारे में बात की थी, उसमें जो मटेरियल था यानी जो सैंड की डिपोजिशन थी वो कहाँ से हुई, वो एक्सटर्नली हुई। तो लिविंग और नॉन लिविंग की ग्रोथ में डिफरेंस तो है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे ग्रो बिकॉज ऑफ इंटरनल एडिशन ऑफ न्यू मटेरियल, न्यू रॉ मटेरियल, बट द नॉन लिविंग मैटर ग्रो by addition of new material from the external side. Okay, but this is not a defining property because it is applicable both in case of living and non-living world. Okay, so here we have to make a cross here. This is not a defining property. Second is reproduction. Reproduction means production of new organism of their own kind. कोई भी organism reproduce करता है और ये हम जानते हैं कि अगर कोई organism reproduce नहीं करेगा तो after the death of that organism who is going to take the place of that parent? Okay, तो इसीलिए reproduction एक property, basic property मानी जाती है living world के लिए। पर क्या इसमें कोई एक्सेप्शनल केस है? क्या ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? इसके लिए पहले कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की ही बात कर लेते हैं। अभी आपको मैंने कहा था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे सपोज अमीबा, अमीबा इज इंक्रीजिंग इट्स नंबर। सबसे पहले तो ये अपना साइज बढ़ाता है और उसके बाद ये सेल्स में डिवाइड होता जाता है। क्या आप इसे ग्रोथ मानेंगे? अभी हमने सेम एग्जांपल ग्रोथ में कवर किया है कि जब कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपना नंबर बढ़ाता है तो हम कहते हैं कि वो ग्रो कर रहा है। तो क्या ये ग्रोथ चल रही है? यस। अब बात करें क्या ये रिप्रोड्यूस कर रहा है? यस। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये दोनों वर्ड एक तरीके से इंक्लूसिव हैं। आप उसी को पहले ग्रोथ कह रहे हैं और उसी फिनोमेना को या उसी प्रोसेस को बाद में कहीं रिप्रोडक्शन का भी नाम दे रहे हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये एक हम इसके बीच में बाउंड्री नहीं लगा सकते कि ये ग्रोथ चल रही है या रिप्रोडक्शन, ये दोनों ही एक तरीके से इंक्लूसिव केसेस हैं, प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे आप एग्जांपल दे सकते हो लाइक फंजाई, ये एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया। इसी तरीके से आप लाइक फ्लैटवर्म्स का एग्जांपल दे सकते हो, फ्लैटवर्म एल्गी का दे सकते हैं। ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोडक्शन करते हैं asexual means से, जैसे fungi it reproduces by spore formation, flatworms एग्जांपल आप दे सकते हो जिसमें Planaria, okay, this reproduces by regeneration, algae they reproduces by fragmentation। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने asexual reproduction
कैटेगरीज के अंडर पढ़े थे। 10th क्लास में आपने इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया लिया था कि इस तरीके से ये कुछ ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एसेक्सुअल के साथ साथ बहुत सारे या जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं। जैसे इस केस में हम ह्यूमन बीइंग्स का एग्जांपल भी दे सकते हैं, या प्लांट्स, हमारे प्लांट्स हैं, सभी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी चलता है। तो सेक्सुअल हो चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, उसका पर्पस क्या है कि अपने प्रोजेनिस का जो प्रोजेनिस उनकी कट ऑफ होती हैं, नई प्रोजेनी आती है, जनरेशन आती है, उसकी वजह से उनका नंबर तो बढ़ता ही है, साथ साथ एक ये स्पीशीज को कंजर्व करने का भी तरीका हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि जिस ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ है उसकी डेथ होनी है, तो डेथ के बाद उनकी रिप्लेसमेंट जरूरी है, उनकी प्रोजेनिस उनकी स्पेस को कवर करती है। ओके, सो दिस प्रोसेस इज नेसेसरी टू maintain the species on earth. ओके, अब क्वेश्चन मार्क जो हमारा ये है कि क्या ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्शन होता है? तो इसका एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। यहाँ इस एग्जांपल में हम बात करते हैं म्यूल का। म्यूल they are the organism which are produced by crossing between donkeys and horse और डंकी के बीच में जब रिप्रोडक्शन करवाया जाता है, क्रॉसिंग करवाई जाती है, तो म्यूल बनता है। ओके, अब अगर ये बात की जाए कि म्यूल क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, क्या ये रिप्रोड्यूस कर सकता है? तो हम कहेंगे नहीं, ये स्ट्राइल है, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। इसी तरीके से हनी बी के अंदर हनी बी हैव 3 टाइप्स ऑफ bees in their hive. One is queen, other is drone and the workers. Okay, so queen and drone. Queen is the female bee, drone is the male bee, but workers, they are the sterile females. Means इनमें जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस की जो कैपेबिलिटी है वो सिर्फ क्वीन या ड्रोन कर सकते हैं, वर्कर्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, वो स्ट्राइल होती हैं। ये लिविंग है फिर भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रही। इसी तरीके से म्यूल है, लिविंग है, भी रिप्रोड्यूस कर पा रहा। और एक और एग्जांपल हम ह्यूमन बीइंग से भी ले सकते हैं कि जो कपल इनफर्टाइल होता है, इनफर्टाइल मतलब जो किसी भी वजह से, हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कोई प्रॉब्लम है, एग प्रोडक्शन नहीं हो पा रही, स्पर्म नहीं बन पा रही, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स कैन बी देयर व्हिच आर नॉट अलाउइंग द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस और द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। तो ऐसे इनफर्टाइल कपल्स के लिए क्या ये टर्म अप्लाई हो पाती है? नहीं। दैट मीन्स रिप्रोडक्शन इज आल्सो नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कि कोई रिप्रोड्यूस कर रहा है तभी आप उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। लिविंग तो वर्कर बीज भी हैं, लिविंग तो इनफर्टाइल कपल भी है, अनलिविंग तो म्यूल भी है, लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये दोनों प्रॉपर्टीज हम किस कैटेगरी में रखेंगे? नॉन डिफाइनिंग या एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज। ओके, नाउ कम टू द थर्ड property, metabolism. Metabolism, this property, this term, I have to firstly define it. What is metabolism? Metabolism is sum total of all the reactions. जितने भी रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर चलती हैं उनके सम टोटल को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और इस मेटाबॉलिज्म के अंदर जो रिएक्शंस हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, कैटाबॉलिज्म एंड
एनाबोलिज्म। ओके, हम ग्रोथ करते हैं, हमारी डेवलपमेंट होती है, तो सेल्स का नंबर बढ़ रहा है, नया मटेरियल ऐड हो रहा है, ये सब किस चीज का रिजल्ट है? ऑल दीज थिंग्स आर रिजल्ट ऑफ thousands of reactions which are going in our body। और ये जो रिएक्शंस हैं इनको हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड एनाबॉलिक रिएक्शन। आपके लिए बहुत इजी वे में मैं बता दूं, कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है जब कोई भी मैक्रोमोलेक्यूल हो सकता है that split or break down into simpler substances या प्रोडक्ट। कोई प्रोडक्ट, कोई रिएक्टेंट है, अगर वो ब्रेक डाउन होता है सिंपल रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में, तब आप उस तरह की रिएक्शन को क्या कहते हो? कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। और एनाबॉलिक इसकी ऑपोजिट है, यानी कि अगर कोई सिंपल रिएक्टेंट्स वे कंबाइन करते हैं और they are going to synthesize a complex product, this type of reaction is known as anabolic reaction। तो हमारे शरीर में, बॉडी के अंदर या तो कोई चीज टूट रही होती है या कोई भी सब्सटेंस नया बन रहा होता है, और वो जो सम टोटल है उन सभी रिएक्शंस का वो हमारे को किसी ग्रोथ या डेवलपमेंटल प्रोसेस के रूप में दिखाई देता है। अब ये जो रिएक्शन चल रही है इनकी खासियत ये होती है, ऑल दीज रिएक्शंस आर एंजाइम कैटालाइज्ड। एंजाइम कैटालाइज्ड, एंजाइम्स कैटालाइज्ड का मतलब होता है इनको स्पीड अप करने के लिए, तेज करने के लिए हमें हमेशा कोई ना कोई, हर रिएक्शन के लिए कोई एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, कैटालिस्ट की जरूरत पड़ेगी जो इनको स्पीड अप कर देता है। जितनी भी थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस हैं तो थाउजेंड्स ऑफ टाइप ऑफ एंजाइम्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्पीडिंग अप द रिएक्शंस। क्लियर? अब बात करें कि ये रिएक्शन तो हम केमिस्ट्री लैब में करते आते हैं, क्या इन रिएक्शंस को हम केमिस्ट्री लैब के रिएक्शंस के इक्विवेलेंट नहीं मान सकते? ओब्वियसली केमिस्ट्री लैब में भी रिएक्शंस होती हैं, वहां पर भी हम बहुत सारे रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहां हम कैटालिस्ट की बात करते हैं, लेकिन उन रिएक्शंस को आप इन रिएक्शंस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आप याद रखेंगे, मेटाबॉलिज्म इज एन एक्सक्लूसिव टर्म फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिज्म को आप किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ऑल आर एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, ऑल आर कंट्रोल्ड बाय डिफरेंट फैक्टर्स। इनके आसपास बहुत सारे ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स या प्रोटीनस फैक्टर्स होते हैं जो उन्हें कंट्रोल करते हैं। दे आर ऑल जेनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शंस, सो दे कांट बी कंपेयर्ड विद द सिंपल रिएक्शंस दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म इन आवर केमिस्ट्री लैब। ओके, तो मेटाबॉलिज्म इज ए एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी। अब अगर मान लीजिए, इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए हमारी बॉडी की कोई रिएक्शन हम बाहर लैब में करवाते हैं, इन विट्रो करवाते हैं, टेस्ट ट्यूब्स वगैरह में, तब क्या उस पर्टिकुलर मेटाबॉलिक रिएक्शन को जो हमारी बॉडी में चलती है उसको हम क्योंकि वो एक नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में करवाया, तो क्या उसको उस वक्त मेटाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे? ऑफ कोर्स दैट इज ए मेटाबॉलिक रिएक्शन, बट that again will require a number of factors that will influence the carrying out of that reaction। okay, तो ये जो प्रॉपर्टी है मेटाबॉलिज्म, इसको आप एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलेंगे। ओके, इसके साथ साथ मैंने लिखा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपसे बात की जाए ये रिएक्शन चलती कहाँ है, तो रिएक्शंस के चलने, कोई भी रिएक्शन जो चल रही है, कुछ रिएक्शंस को बेशक आप ग्लास में, बाहर केमिस्ट्री लैब में करवा सकते हैं, लेकिन इनको अगर प्रॉपर सेम कंट्रोल्ड वे में, एक रेगुलेटेड वे में अगर करवाना है, यू विल नीड द सेल्स। ये सभी रिएक्शंस सिर्फ सेल्स में ही पॉसिबल है। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेल बनाई, सो द सेल विल बी हैविंग all the raw materials, all those conditions that will make the reaction to go on। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फीचर ये होती है कि वो या तो एक सेल से बना होना चाहिए, वो बहुत सारे सेल से बना हो,
ये मैटर नहीं करता है, लेकिन यस द रिएक्शंस दैट आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दे विल टेक प्लेस इन ए प्रॉपर वे, इन ए रेगुलेटेड वे, इन cells only. So all the living world has cellular organization. Okay? अगर सिंगल सेल है तब तो इसके अंदर एक ही सेल के अंदर वो सब कुछ होने वाला है, सभी रिएक्शंस। अगर ये बहुत सारी सेल्स हैं, बहुत सारी मल्टीपल सेल्स हैं किसी के अंदर, तो ऐसा भी नहीं होता कि ये सभी आइसोलेटेड सिस्टम्स होते हैं, इस सेल में कुछ और चल रहा है, इसमें कुछ और, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आपस में भी कनेक्शन में रहते हैं, इनका आपस में कम्युनिकेशन भी रहता है। ओके, सो द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज ए यूनिक फीचर ऑफ लिविंग वर्ल्ड। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी जो मैंने यहाँ लिखी है वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस में हम बात कर सकते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म तक है, उसको कहोगे आप कि जब उसके आसपास कोई चेंज आ रहा है, एक्सटर्नल चेंज आ रहा है, लाइक इट कैन बी फिजिकल, इट कैन बी केमिकल चेंज और इट कैन बी बायोलॉजिकल चेंज। हमें आसपास का पता लग जाता है कि टेम्परेचर बढ़ गया है, लाइट आ रही है, किस डायरेक्शन से आ रही है, आवाज हमें सुनाई देती है, वी कैन सेंस वेदर देयर इज ह्यूमिडिटी और नॉट, हर चीज को हम सेंस करते हैं। और ये सेंस इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इसको सेंस करने के लिए हमारे पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। अब अगर ये बात करी जाए कि क्या ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, हम तो हायर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, तो हमारे पास तो ब्रेन की सेल्स हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, लेकिन क्या ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी कर पाते हैं, या जो सिंपल टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं क्या वो भी सेंसिटिव होते हैं? तो ये आप कहोगे यस ऑफ कोर्स दे आर। चाहे वो एक सेल जैसे बैक्टीरिया है, इसको अगर आप किसी केमिकल वाले एनवायरनमेंट में रख देंगे तो ये इस केमिकल वाले एनवायरनमेंट से दूर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके रिसेप्टर्स, इसके जो सेल के ऊपर जो प्रोटीन्स हैं खास तरह के, वो सेंस कर सकते हैं कि इसके आसपास क्या चेंजेस चल रहे हैं। तो ये चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, कॉन्शियसनेस इज अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग्स, हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, एंड वी ऑल आर सेंसिटिव टू दैट एनवायरनमेंट एंड वी ऑल गिव रिस्पॉन्स टू दैट एनवायरनमेंट। ओके, तो ये हमें मानना है कि कॉन्शियसनेस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब फिर से वही बात कि क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, कोई एक्सेप्शनल केस तो नहीं है इसके अंदर। तो आप इसके लिए एग्जांपल देते हैं आपको, ए पेशेंट इन कोमा। आपने कोमा पेशेंट के बारे में सुना होगा कि ये पेशेंट जो है ये सिर्फ बेड रिडन रहते हैं और डॉक्टर्स सिर्फ इनके अंदर कोई भी मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं, या इनको जो न्यूरिशमेंट है वो सिर्फ ड्रिप के रास्ते भेजा जाता है, तो वो कॉन्शियस नहीं होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि उनके आसपास क्या चल रहा है। ओके, क्या आप कोमा पेशेंट को लिविंग मानेंगे या डेड मानेंगे? तो आपको भी लिविंग है तभी उसको नरिशमेंट दी जा रही है, वो सारे उसके इंटरनल ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। ओके, लेकिन एक्सटर्नल यूज से नहीं पता लग रहा है कि उसके आसपास कौन है, उसको अगर हम इंजेक्शन में लगाते हैं तो शायद उसे फील नहीं होता है। सो क्या कॉन्शियसनेस को हम कोमा पेशेंट से लिंक कर सकते हैं? क्या इसके अंदर ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है? तो आपको इसमें एक बात ध्यान में रखनी है, yes of course he is not able to sense the external conditions, जो भी बाहर चल रहा है, चेंज आ रहा है, वो उसको सेंस नहीं कर पा रहा, लेकिन जब डॉक्टर्स उसे कोई ड्रग दे रहे हैं, कोई मेडिसिन उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं या उसके अंदर न्यूट्रिशन जा रहा है, तो क्या उसका इफेक्ट उसकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है। उसका जो इंटरनल सिस्टम है वो काम कर रहा है, वो रिस्पॉन्स दे रहा है। That's why we are saying that he or she is living. अगर वो रिस्पॉन्स देना बिल्कुल बंद कर देगा, वो डेड हो जाता है। ओके, तो कोमा पेशेंट को आप कॉन्शियस कहेंगे, उसका इंटरनल एनवायरनमेंट जो है उसके लिए वो कॉन्शियस है, एंड धीरे धीरे अगर वो रिकवर होता है तो वो धीरे धीरे बाद में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए भी कॉन्शियस हो जाएगा। तो दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो
an exclusive property of living world. ओके, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्ड नहीं करता। अगर आपने अपने किसी भी साइकिल को, कार को बाहर खड़ा किया और नॉन लिविंग है, तो उसे टेम्परेचर का, बारिश हो रही है, क्या हो रहा है, उसे इन चीज़ों से उसको कोई उसके सेंस नहीं है कि क्या हो रहा है, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, सेंसरी स्ट्रक्चर नहीं है उनके पास। लेकिन यस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसा होता है। इवन आपने प्लांट्स में भी कुछ एग्जांपल्स देखे होंगे कि जैसे 10th क्लास में आपने पढ़ा था कि वो एक प्लांट, सेंसिटिव प्लांट, जिसको आप टच करते हो तो उसकी लीव्स फोल्ड कर जाती हैं, माइमोसा पुडिका प्लांट या टच मी नॉट प्लांट। तो प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं। आपने सनफ्लावर वाले प्लांट के बारे में पढ़ा होगा कि सनफ्लावर का जो फेस है वो लाइट के साथ साथ उसी डायरेक्शन में फेस करता है। इसी तरीके से आपने कुछ ऐसे प्लांट्स को पढ़ा होगा जिनके टेंड्रिल्स होते हैं, टेंड्रिल्स जैसे ही टच करते हैं तो वो उसके स्पोर्ट के चारों तरफ कॉइल कर जाते हैं, यानी ट्रॉपिक मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट से सब पढ़े हैं। तो प्लांट हो, एनिमल हो, कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, सब रिस्पॉन्स देते हैं, सब कॉन्शियस होते हैं। और हम अपनी बात करें ह्यूमन बीइंग्स की, तो एक और बात खास है कि वी हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब इवन हमें अपने बारे में भी पता है। अगर आप मिरर में अपने आप को देखते तो आप पहचानते हो कि ये हम हैं। वी आर सेल्फ अवेयर, हमें अपने बारे में मालूम है कि हमें क्या फील हो रहा है, क्या चेंज आ रहे हैं, बिकॉज वी आर हैविंग द कॉम्प्लेक्स ब्रेन। Okay, so these are the few properties that we have categorized under the defining or the non-defining properties of living world, and I hope this is clear to you.